हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। यदि आप कक्षा 10 में हैं और यदि आपको यूपी बोर्ड एग्जाम देना है तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं साइंस का। साइंस के अतिरिक्त मैथ, सामाजिक विज्ञान आदि सभी विषय आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको एकदम शॉर्ट्स नोट्स के जरिए बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार से अपने एग्जाम में प्रत्येक प्रश्न का सरल उत्तर लिख के अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहला देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन लेसन से कुछ टॉपिक मैंने चॉइस किया है और आपको समझाऊंगा। पहला है प्रकाश। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, ठीक ना। जैसे अब नोट करके लिखेंगे कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात मतलब जहां वायुमंडल नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, वहां भी प्रकाश चल सकती है। वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर आप समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चमकदार वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश का वस्तु की सतह पर टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश आई, किसी वस्तु से टकराकर फिर उसी दिशा में चली गई, तो उस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए उसमें कुछ संबंधित परिभाषाओं को देखते हैं। पहला है आपतित किरण। देखिए, परावर्तित सतह पर गिरने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। नेक्स्ट होगा कि परावर्तित किरण किसको कहते हैं। तो देखिए, परावर्तित सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट होगा कि अभिलंब किसको कहते हैं। तो देखिए, एक ऐसी काल्पनिक सीधी रेखा जो परावर्तित सतह पर स्थित आपतित बिंदु से 90 अंश के कोण पर मिलती है, अभिलंब कहलाती है। आपको हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे, पहले आप इसके परिभाषा को देख लीजिए। नेक्स्ट है कि आपतन कोण किसको कहते हैं। तो देखिए, आपतन कोण जो होता है, आपतित बिंदु पर आपतित किरण तथा लंब के बीच बने कोण आपतित कोण कहलाते हैं। इसे I से डिनोट या I से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का होगा कि परावर्तित कोण किसको कहते हैं। तो आपतित बिंदु O पर परावर्तित किरण तथा लंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे R से निरूपित करते हैं। जैसे आप देखिए, एक दर्पण रखे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर वाला भाग चमकदार है। यहाँ से कोई किरण यदि आती है तो इस चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में चली जाती है। तो आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच यदि हम कोई लंब खींच दें तो इसी को बोलते हैं अभिलंब। फिर नेक्स्ट, आपतित किरण और अभिलंब के बीच यदि कोई कोण बनाएं तो उसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक, अब आगे, अभिलंब और परावर्तित किरण, जो किरण जा रही है, यदि उसके बीच में कोई कोण बने तो उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। उसको R से दिखाते हैं, ठीक ना। इतना हो गया। तो अब यदि लॉन्ग प्रश्न आता है तो उसमें लिखना पड़ेगा कि परावर्तन के नियम। परावर्तन के केवल 2 ही नियम होते हैं। पहला, परावर्तित किरण जो होती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब के सभी एक ही तल पे होते हैं। फिर आगे, आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर, आपतन कोण परावर्तित कोण के बराबर होते हैं। मतलब ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। देखिए, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आइए समझते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। कुछ देखा, व्हाट इज इमेज या फिर प्रतिबिंब क्या है। तो देखिए,
ऐसा बिंदु जहां से आपतित किरणें चलकर परावर्तन के पश्चात आकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए किसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब आपको हमेशा उल्टा बनता है, ये ध्यान देना होगा, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या फिर स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखिए यह कोई वस्तु AB है और ये कोई दर्पण है। देखिए इसके यहाँ से प्रकाश आएगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात चला जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा तो केंद्र से है तो टकराने के बाद उसी मार्ग पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रॉस हुआ तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बना, तीर के क्या था A था, तो इस तीर के नीचे A होगा, यानी कि यह बड़ा है और ये सीधा है। अब इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब B' A कहेंगे। अब देखिए समझते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या कहते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसमें क्या था वास्तव में मिलती हैं, लेकिन इसमें प्रतीत होती हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में ना किरणें जो होती हैं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में उस बिंदु पर मिलती नहीं हैं, उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देख लीजिए ये कोई सीधा हम दर्पण रखे हैं और यहाँ से एक बिंदु O से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, टकराएगी इस पे, इधर चली जाएगी, फिर यहाँ से मान लीजिए यहीं से फिर कोई प्रकाश की किरण लाएंगे, टकराएगी, यहाँ चली जाएगी। तो इन दोनों को आपस में करके देखा जाता है कि यदि शायद ये आगे बढ़ती तो ये एक दूसरे को मिलाती, तो इसीलिए माना जाता है कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब है। अब देखिए समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं देखते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है उसको हम देखते हैं। तो देखिए समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न प्रकार से है, इसको ऐसे लिखेंगे तब फर्स्ट नंबर डालेंगे। तो देखिए समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है तथा वस्तु के समान आकार का होता है, ठीक ना, सीधा काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर होता है। दूसरा, वस्तु दर्पण से जितना दूर होता है प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर होती है। तीसरा लिखेंगे कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है। जैसे बायां हाथ समतल दर्पण में दाएं हाथ जैसा प्रतीत होता है। ठीक, अब देखिए समतल दर्पण के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स करके ऐसा लिखे तो मान लीजिए कोई नोट्स है, आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है, इसको लिख भी सकते हैं। तो देखिए पहला होगा कि समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार कम से कम जितना वस्तु रहेगी उसके लंबाई का आधा होना चाहिए। यदि मान लीजिए ये वस्तु h ऊंचाई का है तो दर्पण हमको h/2 ऊंचाई का चाहिए। फिर देखिए दूसरा नोट्स क्या है, अगर कोई आदमी कमरे के मध्य बिंदु पर खड़ा है और अपने पीछे वाली दीवार का प्रतिबिंब सामने वाली दीवार पर लगे दर्पण से देखना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, तो दर्पण का आकार कम से कम दीवार के आकार का 1/3 होना चाहिए, यानी कि h/3 दर्पण की लंबाई होगी, तभी वो देख पाएगा पीछे की दीवार को। नेक्स्ट है समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट है समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल तथा बाथरूम में किया जाता है। दूसरा, कभी कभी ज़्यादा घुमावदार मोड़ पर भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे ड्राइवर दूसरी तरफ से आने वाली वाहनों को देख सके। कहीं सड़क के जो मोड़ होते हैं वहां पे लगाए जाते हैं ताकि इधर से आने वाला ड्राइवर देख के जान जाए कि इधर कोई गाड़ी आ रही है।
नेक्स्ट समझते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग आभूषणों की दुकान में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा समतल दर्पण, दर्पण, प्रतिबिंब, प्रकाश का परावर्तन समाप्त होता है। इसी प्रकार से हम करते करते आपके एग्जाम तक आपको एकदम अच्छी तैयारी करने का मैं प्रयास करूंगा और आपको अच्छा मार्क्स दिलाऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को अंत करते हैं और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।